हेलो बच्चों। वेलकम टू शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज की क्लास उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि टारगेट कर रहे हैं फिलहाल बोर्ड्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड्स एग्जाम आने ही वाले हैं। तो आज की क्लासेस मेनली अब से ये जो क्लासेस लगेगी आपकी मेनली फोकस करेगी आपके बोर्ड्स के चैप्टर पे, जो कि है ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री के। फर्स्ट आज हम टारगेट करने वाले हैं पहली यूनिट हमारी सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन वीडियो में हम वन शॉट पूरा रिवाइज करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो ये अगर लेक्चर आप पूरा देखते हैं तो एक वीडियो में आपका पूरा एक लेक्चर, एक पूरा यूनिट कवर हो जाता है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी अलग से, और सिर्फ उस दायरे में रहकर अगर आप करते हैं तो बोर्ड्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की हम जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इस पूरे यूनिट में हम क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट बना दूं, हम फर्स्टली देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ, एंड लास्टली हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स में आपकी यूनिट पूरी कवर हो जाती है, और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिनके अलग अलग डेरिवेशन होते हैं, तो वो डेरिवेशन आ सकते हैं आपके। प्लस इन सभी चीजों से जो फॉर्मूले निकल के आएंगे इस यूनिट से आपका एक न्यूमेरिकल बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ना एक न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस यूनिट से बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूमेरिकल के और में बहुत सी बार, इवन मोस्टली न्यूमेरिकल के और में एक आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बाय चांस कभी कभी न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी आ जाता है। लेकिन बच्चे क्या टारगेट करते हैं कि न्यूमेरिकल के और में थ्योरी है, वो थ्योरी लिख कर आ जाते हैं। बट इस चीज को आप समझें कि अगर थ्योरी लिखते हैं ना तो वहां पे कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार लैंग्वेज के या मार्क्स थोड़े से कट सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल बिल्कुल सही कर कर आए हो, उसका आंसर बिल्कुल सही है, तो वहां आपके फुल मार्क्स आपकी जेब में आ सकते हैं। तो ऐसे इजी चैप्टर्स जहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हो, तो समझदारी इसमें आप फॉर्मूले कर तो रहे ही हो, उस फॉर्मूले के एका देखा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करके जाओ। और अगर न्यूमेरिकल फंसता है तो ट्राई करो कि आप न्यूमेरिकल को ही अटेम्प्ट करो, ना कि थ्योरी पर जाओ। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। सोल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट इज अ सोल्यूशन, क्या होता क्या है सोल्यूशन। तो ये चीज हमने हमेशा से पढ़ी है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर आपके तो 2 टाइप के होते हैं। अगर आप मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है। सपोज आपने क्या करा, एक एक कंटेनर लिया, उसमें 2-3 कुछ चीजें मिलाई, है ना, और दूसरा कंटेनर लिया, उसमें भी 2-3 कुछ चीजें मिलाई। आपने क्या करा, उसको डिसॉल्व करा, और कुछ टाइम बाद देखा कि एक कंटेनर ऐसा था वो पूरा ढंग से घुल गया, है ना, जो जो आपने मिलाया सब आपस में मिक्स हो गया। फिर आप देख नहीं पा रहे हो अच्छा हमने क्या क्या मिलाया था, ये यहाँ है वो वहां है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जब आप डिसॉल्व कर चुके हो, आफ्टर डिसॉल्विंग अगर आपको सिंगल फेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिंगल फेज मिल रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर। जहां आप डिसॉल्व करने के बाद उसके जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट है आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप चाय बनाते हो, है ना, आप क्या क्या लेकर चलते हो, चीनी लेकर चलते हो, दूध लेकर चलते हो, चाय पत्ती लेकर चलते हो, अदरक लेकर चलते हो। आपने जब इनिशियली जब आप बना रहे थे
जब वो पूरी चाय बन गई और आपने उसको छान ली, क्या आप उसमें से चीनी अलग कर सकते हो? क्या आप उसमें से चाय पत्ती अलग कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे मिक्सचर जो पूरे घुलने के बाद एक सिंगल कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां आप डिसॉल्व करने के बाद भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। जैसे कि आप पानी में मिट्टी या रेत घोल दो, है ना, उसमें जो आपके स्टोन्स के पार्टिकल्स होंगे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। आप पानी में कच्चे चावल, गेहूं, ये सब डाल दो, आपको डिसॉल्व करने के बाद भी आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये इसका पार्टिकल अलग है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फेजेस देखने को मिलते हैं, है ना, मल्टीपल फेजेस देखने को मिलते हैं। तो सोल्यूशन का केस कब बनता है? जब आप होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हो। हेट्रोजीनियस में आप सोल्यूशन नहीं पढ़ते हो। हमेशा हम रटते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर कि आप जिन जिन को भी लेकर सोल्यूशन बना रहे हो वो सब मिक्स होने के बाद एक सिंगल फेस आपको देंगे, आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन कंपोनेंट्स, है ना। एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब आप होमोजीनियसली मिक्स कर देते हो तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? एक सोल्यूशन बोलते हो। आई बात समझ में? आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर होगा। अब मैंने क्या बोला, आप जितने कंपोनेंट को लेकर बना रहे हो, है ना, मिनिमम आपको 2 कंपोनेंट लगेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए। सिर्फ सिंगल लोगे तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिक्स करना रहेगा। तो आप जितने कंपोनेंट को लेकर चलते हो उस बेसिस पर आपके अलग अलग सोल्यूशंस बनते हैं। जैसे कि आप 2 कंपोनेंट लेकर चल रहे हो तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसको आप क्या बोलते हो? बाइनरी सोल्यूशन, है ना। अगर आपके सोल्यूशन में कंपोनेंट्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, अगर ये क्लासिफिकेशन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, अगर आप 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो ए प्लस बी, है ना, तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन बनता है उसको आप क्या बोलते हो? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है। अगर आप 3 कंपोनेंट्स लेकर चलते हो तब जो सोल्यूशन बनता है उसको आप क्या बोलते हो? टर्नरी या टर्शरी भी बोल सकते हैं। और अगर आप 4 कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो तो वहां पर जो सोल्यूशन बनता है उसको आप क्या बोलते हो? क्वार्टरनरी सोल्यूशन। ठीक है। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो है बाइनरी, मतलब आप सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को लेकर चलोगे। क्योंकि मोस्टली लैब में जो आप रिएक्शंस करते हो, देखो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली जो सोल्यूशंस काम आते हैं वो बाइनरी होते हैं। आप लैब में जितने भी टेस्ट वगैरह लगाओगे सब में आप बाइनरी सोल्यूशन ही लेकर चलते हो। तो बाइनरी सोल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट होंगे। अब सिर्फ हम इस बाइनरी सोल्यूशन को अगर हाईलाइट करें, इसको डिटेल में देखें कि व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन, तो देखिए बाइनरी सोल्यूशन क्या, जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है। जब आप 2 कंपोनेंट को मिक्स कर कर एक मिक्सचर बना रहे हो, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होता है, एक का अमाउंट ज्यादा होता है, जो एक होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एक होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वो कंपोनेंट जो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो? सोल्यूट। मतलब मैं बोल रही हूँ कि 50 ml आप क्या ले लो, 50 ml वाटर ले लो, H2O ले लो, और उसमें क्या करो, 2 ग्राम NaCl मिलाओ। ज्यादा अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? 50 ml H2O की। तो वाटर यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा। और जो 2 ग्राम NaCl आपने लिया है, जो कम क्वांटिटी में लिया है, वो किसका बिहेव करेगा? सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और इसको अगर अमाउंट से ना समझो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आप डिसॉल्व कर रहे हो, जो आप घोल रहे हो, उसको आप बोलते हो सोल्यूट, और जिसमें घोल रहे हो, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में, देखो यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, क्योंकि आप एक मैटर को दूसरे मैटर में मिक्स कर रहे हो, और मैटर के फिजिकल स्टेट्स कितने होते हैं? 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। अब आपका सॉल्वेंट का स्टेट यहाँ पे क्या था? लिक्विड। ठीक है। और सोल्यूट, जो आपने नमक लिया, उसका स्टेट क्या था? सॉलिड। लेकिन जब आपने मिक्स करा तो जो नमक का पानी बना, जो सोल्यूशन बना, उसका स्टेट क्या निकला? लिक्विड। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सोल्यूट में
सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो आपका क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। ठीक है, और आपका सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट रहेगा वही आपका मेन सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट होने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट रहता है वही आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट बन जाता है। ठीक है, अगर आपने ये 40% ये 60% लिया है फर्क नहीं पड़ता। तो इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं, अभी हमने कंपोनेंट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करा था, अब अगर हम इसके परसेंटेज की या फिर इसके फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर इसको क्लासिफाई करें कि हम सॉल्वेंट के क्या अलग अलग स्टेट ले सकते हैं, तो देखो सॉल्वेंट 3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये कंपोनेंट के बेसिस पर हो गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर आप फिजिकल स्टेट्स पर क्लासिफाई करो, फिजिकल स्टेट्स पर क्लासिफाई करो, अब किसके फिजिकल स्टेट, देखो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट, सल्यूट के फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट। तो देखो एक टाइप का सॉल्यूशन वो बनेगा जहां पर आपका सॉल्वेंट क्या होगा, किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, गैस स्टेट में प्रेजेंट होगा। अब सॉल्वेंट आपका गैस है तो गैस में आप गैस भी मिला सकते हो, लिक्विड भी मिला सकते हो, सॉलिड भी मिला सकते हो। तो इससे आपको 3 टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे और तीनों ही सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, गैसियस। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट की जो भी स्टेट होती है फाइनल आपके सोल्यूशन की भी वही स्टेट होने वाली है। तो इन 3 केसेस में आपके सोल्यूशन कैसे कहलाएंगे, गैसियस सोल्यूशन। सेकेंडली, अगर आप ये लिक्विड में लेते हो, आपका जो मेन सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, और उसके बाद यहाँ पे फिर आप 3 ले सकते हो, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इन तीनों ही केसेस में जो आपका मेन सोल्यूशन रहेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहने वाली है, लिक्विड। सिमिलरली आप सॉलिड की भी केस बना सकते हो, सॉलिड में गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों को डिसॉल्व करोगे और तीनों जो सोल्यूशन बनेंगे उसको आप क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशंस। अब बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में क्या रहता है, सोल्यूशन से मतलब पानी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सॉलिड के भी सोल्यूशंस बनते हैं। अब आप बोलोगे सॉलिड में सॉलिड कैसे डिसॉल्व करेंगे, भाई सॉलिड को पहले मेल्ट करते हैं। आई होप आपने अलॉय फॉर्मेशन ये सब पढ़ा होगा। दोनों सॉलिड्स को पहले मेल्ट करते हैं और उनको मिक्स करते हैं, एक लिक्विड बनाते हैं और फिर उनको वापस से कूल डाउन कर दिया जाता है, तो आपका एक नया सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड सोल्यूशन। तो सोल्यूशंस बनते हैं हर टाइप के, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लैब में, मैंने जैसा कहा प्रैक्टिकली आप जो जितने सोल्यूशन या टेस्ट लगाते हो उसमें क्या रहता है, या तो आप लिक्विड में सॉलिड घोल रहे हो, लिक्विड में लिक्विड घोल रहे हो, तो मेनली यही 2-3 सोल्यूशन आपके आगे पढ़ने में आते हैं। आई होप आपको क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। और आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर टाइप में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन बाय चांस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो गया। इवन 2 क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है सोल्यूशन का। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, देखो अब कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले ये चीज समझो, सपोज मैंने क्या करा, मैंने 2 कंटेनर लिए, दोनों में मैंने क्या करा, 10 ml H2O, 10 ml H2O, 10 ml पानी लिया मैंने दोनों में। ठीक है, एक में मैंने डाला 2 ग्राम नमक और एक में मैंने डाला 7 ग्राम नमक। ठीक है, दोनों में क्या फर्क आएगा, दोनों सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ये भी घुलेगा ये भी घुलेगा, दोनों में मैंने सेम वॉल्यूम लिया है सॉल्वेंट का। लेकिन जब ये डिसॉल्व हो गया उसके बाद क्या फर्क आएगा, या नमक की जगह आप शुगर ले लो तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा, शुगर ले लो। ठीक है, 7 ग्राम शुगर। ठीक है, कुछ भी ले लो। जब आप ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं, देखिए बने दोनों सॉल्यूशन है, आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी चेंज नहीं करा है, बट चेंज सिर्फ क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के चेंज होने से ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
तो अमाउंट चेंज होने से क्या चेंज होगा, एक सोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट होगा और एक सोल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड रहेगा। डाइल्यूट मतलब यहां से हमने दो वर्ड सीखे क्या, एक सोल्यूशन हमारा होता है डाइल्यूट, ठीक है, और एक सोल्यूशन होता है हमारा कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, सोल्यूट का अमाउंट क्या है, लेस है, लेस सोल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहता है, ज्यादा डिसॉल्व करते हो, वो सॉल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहता है, डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहता है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या, उसमें H2SO4 का अमाउंट ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब क्या, मिलावटी, पानी मिला हुआ है वो, है ना, पतला है सोल्यूशन। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ में आया। तो ये तो देखो आपने क्वालिटेटिवली अलग कर लिया कि एक सोल्यूशन डाइल्यूट है, एक सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, लेकिन ये अमाउंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं होता है कि कितना कंसंट्रेटेड है ना। तो जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, ये पतला है, ये गाढ़ा है, लेकिन कितना गाढ़ा है, उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली क्या होती है, यूनिट्स, है ना। जैसे कि आप लेंथ, लेंथ निकालने के लिए अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, एंगस्ट्रॉम, ये सारे यूनिट काय के होते हैं, लेंथ निकालने के लिए होते हैं। लेकिन अच्छा, अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूं कि दो शुगर लाना, तो दो क्या, खाली दो दाने उठा के लाओगे आप, नहीं, 2 ग्राम, 2 किलोग्राम। तो एक यूनिट जरूरी होती है पीछे बताने के लिए कितनी क्वांटिटी आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो उसी लिए इस यूनिट को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं कि कंसंट्रेटेड तो है पर क्या कंसंट्रेशन है उसकी, है ना। तो हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, काम सबका वही रहता है, क्या बताना, कंसंट्रेशन बताना, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताना। लेकिन इतने सारे टर्म्स क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि आपके यूनिट अलग अलग हो जाते हैं हर प्रॉपर्टी के लिए। आपको जब, जैसे कि आप जब आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आप पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये सब यूज करते हैं। थोड़े से बड़े लेवल पे आए, आपको स्केल से मार्किंग वगैरह करनी है, तो आप सेंटीमीटर वगैरह पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। और अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी की डिस्टेंस देखनी है, तो आप किलोमीटर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बता वही रहा है लेंथ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप किस बिहाफ पर उसको बताना चाहते हैं, आप अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। तो वही हमारे हम किस बात में हम उसको निकालना चाह रहे हैं, किस टर्म्स में हम उसको निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली आती है परसेंटेज वाली, ठीक है। सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें परसेंटेज निकालते हो, जैसे कि अब परसेंटेज होता क्या है, देखो परसेंट मतलब होता है 100 में से, है ना। आप अपने परसेंट निकालते होगे एग्जाम के एंड में, तो कैसे निकालते हो, हर आपके जितने भी मार्क्स में आपको जो मार्क्स मिले हैं आपके सब्जेक्ट्स में, और टोटल मार्क्स का जितने का पेपर था, इंटू आप 100 कर देते हो, ठीक है। मार्क्स ऑपनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो ये क्या निकलता है आपका परसेंटेज, कि 100 में से कितना, है ना। तो 100 के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। ऐसे ही जब हम 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जैसे कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर 90 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0.9, है ना, फ्रैक्शन। और फिर आती है हमारी यूनिट्स पीपीएम, मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के रिस्पेक्ट में कितना, है ना। तो ये तीन को हम एक रिलेट करके समझते हैं। जैसे कि परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज में आपका पहला कंसेंट्रेशन टर्म होता है वेट बाय वेट परसेंट, या मास बाय मास परसेंट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या, देखो आपके, मैंने क्या बोला, आप बाइनरी सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप क्या लेकर चल रहे हैं, आप एक बाइनरी सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, क्या, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है।
सोल्यूट को आप हमेशा D से रिप्रेजेंट करते हैं या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बोलूं वेट, इसका सोल्यूट का वेट, तो मैं क्या लिखूंगी WB। अगर मैं बोलूं सॉल्वेंट का वेट तो मैं क्या बोलूंगी WA, या W2 भी बोल सकती हूँ, W1 भी बोल सकती हूँ। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो मैं बोलूंगी MB, और इसका बोलूं तो क्या बोलूंगी MA। आई बात समझ में? उसके आपके सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है आपको ये देखना रहता है कि A है, B है, B मतलब सोल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो मेरे को अगर वेट परसेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वेट परसेंट निकालना है। मतलब ये एक सोल्यूशन है, इसमें मैंने सोल्यूट का कितना, जो भी वेट डाला है, कितने ग्राम वेट डाला है, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगी, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट इंटू 100। ये क्या हो जाता है मेरा वेट परसेंटेज। अब टोटल वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट WA प्लस WB इंटू 100। ये क्या हो जाता है मेरा वेट परसेंटेज। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं बोलूं वॉल्यूम परसेंट, नेक्स्ट क्या होता है आपका परसेंट वॉल्यूम, मतलब आपके सोल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। यहाँ पे आप VA, अगर मैं बोल रही हूँ एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया मैंने, है ना, यहाँ पे आप कभी भी VA प्लस VB अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। मेरे पास 10 ml वाटर था, 5 ml मेरे पास क्या था, इथेनॉल था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया एक में। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर निकाल सकते हो क्या, अब आपके पास पूरा सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा ना, लिक्विड को आप थोड़ी ना बता सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आपका सॉल्यूट का कितना आपने वॉल्यूम लिया था, और अब आपका टोटल सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है इंटू 100। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाता है कि सोल्यूट का वेट कितना है, लेकिन अपॉन आप किससे इसको कंपेयर कर रहे हो, सोल्यूशन की वॉल्यूम से इंटू 100। इजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, ये हमारे कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हुए, परसेंटेज वाले, जितने भी परसेंटेज होते हैं, है ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। इसी में से अगर आप ये 100 हटा देते हो, सिर्फ वेट अपॉन वॉल्यूम लेते हो, इसको आप बोलते हो क्या, सोल्यूबिलिटी, है ना, क्या बोलते हो, सोल्यूबिलिटी के कितना वेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो पा रहा है, अभी हम सोल्यूबिलिटी में समझ लेंगे। ठीक है, तो ये वाले आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन, है ना। परसेंटेज में हमने 3 देखे, ठीक है, कौन कौन से, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, ये 3 देखे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब किस में से हम निकालेंगे, 1 में से निकालेंगे। अब मोल्स क्या, नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अब आपके पास दो ही चीजें हैं, ए और बी। अगर आपको बी का निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी किसके बराबर आएगा, आप मोल्स की बात कर रहे हो, है ना, तो किसके नंबर ऑफ मोल्स लोगे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आपको जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल किस किसके, Na प्लस Nb। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो Nb अपॉन Na प्लस, अब इनटू में हम क्या करेंगे, 1 मोल फ्रैक्शन एक में से निकाल रहे हैं, अब ये 1 में लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, एक्स ए इज इक्वल्स टू जिसका लिया उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये क्या निकल गया, एक्स ए। अब एक्स ए और एक्स बी अगर मैं निकालूं, एक्स ए प्लस एक्स बी, किसी कोई सोल्यूशन है आपका, इसमें मैंने कुछ
नंबर ऑफ ए के कुछ इतने डाले, बी के कुछ इतने डाले, तो टोटल सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा? एक्स ए की क्या वैल्यू आई थी? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एन बी की वैल्यू क्या आई थी? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मैं अगर इस पूरे का क्या लूं, एलसीएम ले लूं, तो देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, नीचे क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका अल्टीमेट आंसर क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा आंसर? 1। दैट मीन्स यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पता पड़ती है कि अगर हम सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज गोइंग टू 1। ठीक है, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। अगर आपके 3 कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बना होगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। तो सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहता है? 1, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%। ऐसे जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यही हमने अभी क्या करा है? प्रूफ करा है। अब बाय चांस कोई न्यूमेरिकल है या कहीं पे आपको ऐसा फंसता है कि एक्स ए आपने निकाल लिया, एक्स से आप कैसे निकाल लोगे? ये फॉर्मूला रख के आपने क्या कर लिया? एक्स से निकाल लिया, अब आपको एक्स बी निकालना है। तो जरूरी नहीं है आप ये पूरा मेथड फिर से रखो। मान लो आपने इस फॉर्मूले से एक्स ए निकाला और एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। हमेशा ध्यान रखना, जब टोटल 1 है तो जब आप किसी भी एक का निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, 1 नहीं आएगी। ठीक है, तो मान लो एक्स ए कितना आ गया? 0.6 आ गया। तो अब मुझे एक्स बी निकालने के लिए ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट यहां से एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, यानी 1 माइनस 0.6, 0.4 आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन तक क्लियर समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप दो रिलेशन और क्या निकाल सकते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी अगर 1 के बराबर है तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स ए किसके बराबर होगा? 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा। और सिमिलरली एक्स बी किसके बराबर होगा? 1 माइनस एक्स ए के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक आपका मोल फ्रैक्शन की पूरी स्टोरी थी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है। नेक्स्ट आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हम चलते हैं पीपीएम पर। देखो, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब आप जो भी देख रहे हो वो काय में से देखोगे? मिलियन में से देखोगे, मतलब मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा? 10⁻6 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलियंस में से, है ना? अब आप क्या देख रहे हो? आप जिस भी कंपोनेंट को देख रहे हो आपको सोल्यूट का रखना है, अपॉन टोटल रखना है, और इंटू कैसे करना है? 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन डिपेंड करता है कि आप अगर मास निकाल रहे हो, वेट निकाल रहे हो, है ना? तो वेट के केस में क्या हो जाएगा? अगर वेट पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हो आप सोल्यूट का, तो आप क्या निकलोगे कि बी का सोल्यूट का वेट कितना लिया आपने, टोटल का वेट कितना है, इंटू 10⁻6। अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल रहे हो तो बी की वॉल्यूम कितनी है, सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, इंटू 10⁻6। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में निकाल रहे हो पार्ट्स पर मिलियन, तो आप एक बी के नंबर ऑफ मोल्स लोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये ऐसी यूनिट्स थी जो सिंपल कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो कि 100 में से निकालना है, फ्रैक्शन में से निकालना है, या मिलियन में से निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसंट्रेशन टर्म्स तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस या हेनरीज लॉ पे। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस समझने से पहले हम सिंपल सॉल्युबिलिटी समझते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो देखो, अच्छा, सॉल्युबिलिटी से पहले अभी आपके कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स और रह गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पहले वो समझते हैं। ठीक है, अभी तक आपके जो कंप्लीट हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स वो है परसेंटेज वाले, मोल फ्रैक्शन, यहां मैं साइड में लिख रही हूँ, और पीपीएम। ठीक है, अब जो आपके बचे हैं वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, इन टर्म्स में भी हम बहुत सी बार, और स्पेशली इन्हीं टर्म्स में हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी सोल्यूशन की। ठीक है, तो आइए पहले ये दो समझते हैं। ये आपका सोल्यूशन बनाया, ठीक है, मैंने कितना यहाँ पे सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम लूंगी मैं, और यहाँ से ऊपर से क्या मिलाऊंगी मैं, कुछ सॉल्वेंट। ठीक है, ये नीचे क्या है आपका सॉल्वेंट, और ऊपर से क्या मिलाया मैंने, सॉल्यूट मिलाया। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी बोलता है कि भैया तुम 1 लीटर में, है ना, मोलैरिटी क्या बोलता है कि तुम 1 लीटर वॉल्यूम, जो भी सोल्यूशन बन रहा है, 1 लीटर सोल्यूशन के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स मिला रहे हो बी के, है ना, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपके 1 लीटर सोल्यूशन में, वो उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। सपोज मैंने क्या करा, इसको ऐसे समझो, मैंने 10 ग्राम सोल्यूट डाला 50 ml वाटर में। ठीक है, तो 10 ग्राम मैंने 50 ml में डाला है, आप मुझे बताओ 1 लीटर में कितना है ना। 10 ग्राम ये डाला है, तो पहले तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो वेट है ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपके 1 लीटर में, वो क्या कहलाते हैं, उसकी मोलैरिटी कहलाते हैं। ठीक है, अब पहले नंबर ऑफ मोल्स का फंडा आप क्लियर कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको कोई भी नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं देता है, आपको वेट देता है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आपको जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। सपोज अगर मुझे सल्यूट के निकालने हैं, तो सल्यूट का कितना ग्राम लिया है, वेट मतलब आपने कितना ग्राम लिया है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ये आपका वेरिएबल रहता है कि आप कितना ग्राम ले रहे हो। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, जैसे कि NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है ना, कितना, उसके मॉलिक्यूल का, एक मोल का कितना मास होता है, NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास रहता है, एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना हुआ 58.5, ये उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास रहता है। जैसे कि वाटर की अगर मैं बात करूं, पानी की, हाइड्रोजन का क्या होता है 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मतलब टोटल कितना हो गया 18। तो ये जो होते हैं, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास रहता है। वेट क्या, जो गिवन आपको कितना 50 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लिया है, जो भी है, मॉलिक्यूलर मास क्या, उसके मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, MB। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारी मोलैरिटी है, वो क्या कहती है, मोलैरिटी हमको बोलती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं या कितने मोल्स हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी मोलैरिटी। आई बात समझ में? अब लीटर, 1 लीटर ही आपकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है ना, 1 लीटर यूजुअली आप नहीं लेते हो, आप काय में लेते हो, सोल्यूशंस जो बनाते हो, इतने इतने बीकर आपने देखे होंगे, 250 ml, 500 ml, 200 ml, 100 ml, तो आप ml में लेते हो वॉल्यूम। तो आप क्या करते हो, जब लीटर को ml में चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम, अगर यहाँ पे आप ml में ले रहे हो, आपको ऊपर क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे एनबी की वैल्यू रखूं, एनबी की वैल्यू क्या आएगी, वहां से मोलैरिटी क्या कहलाएगी, WB अपॉन MB, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम ले रहे हो आप, सोल्यूशन की, काय में ले रहे हो, ml में, इंटू 1000। ये किसका फॉर्मूला आया था आपका, मोलैरिटी का।
ठीक है। अब इसको खाली एक एग्जांपल ले रही हूँ, बार बार एग्जांपल्स नहीं लूंगी मैं। मोलैरिटी की अगर हम सपोज मैं बोलूं मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 500 ml। कितना है? 500 ml आपका टोटल वॉल्यूम है, और ऊपर से मैंने कितना 50 ग्राम डाला, और 50 ग्राम डाला मैंने, सपोज NaCl ही डाल लिया, ठीक है, 50 ग्राम NaCl डाल लिया। अब मैं बोल रही हूँ इसकी आपको क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी आप कैसे निकालोगे? है ना, या तो मैं नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे दूं, बट मैंने नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं दे रखे, मैंने क्या दे रखा है? वेट दे रखा है। तो वेट क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट है 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 58.5 ग्राम, इनटू वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 500। अब ml में है तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, है ना। 10, ऊपर क्या आ गया? 100, नीचे क्या आ गया? 58.5। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? मोलैरिटी आ जाएगी। इस सोल्यूशन की इतनी मोलैरिटी होती है। समझ में आया आपको? है ना। तो ये इस तरह से आप क्या निकालते हैं? मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने लीटर सोल्यूशन में, है ना। आपको जो भी दिया गया है वॉल्यूम, इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? सोल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो देखो ये भी लगभग ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में स्लाइट डिफरेंस ये रहता है। यहाँ पे आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर आप क्या देखते हैं नॉर्मेलिटी में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, किसका? सोल्यूट का, इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसी एक वॉल्यूम में, है ना, उसी 1 लीटर वॉल्यूम में आप पहले क्या देख रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स देख रहे थे, लेकिन अभी आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूलर मोल्स क्या थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? यहां से इक्विवेलेंट वेट यहां लिख रही हूं। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर। ठीक है। अब एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एन फैक्टर उसकी वैलेंसी हो सकती है, उसकी बेसिसिटी हो सकती है, उसकी एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। एन फैक्टर, एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपके इतना टफ नहीं आता है, जैसे कि आप नॉर्मल वैलेंसी से भी आप निकाल सकते हो एन फैक्टर। जैसे कि मैं बात करूं NaOH, NaOH क्या है? +1 -1, तो 1 उसका एन फैक्टर हो गया। मैं बोलूं H2SO4, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ से? एसिडिटी मतलब क्या? कितने हाइड्रोजन देगा? 2 हाइड्रोजन देगा, तो 2 क्या हो गया? उसका एन फैक्टर हो गया। HCl, कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। H क्या हो गया उसका? 1 क्या हो गया? एन फैक्टर हो गया। तो आपको सिंपल से मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या क्या वैलेंसी? +2 -2, तो 2 क्या हो गया? उसका एन फैक्टर हो गया। तो इस टाइप से आपके सिंपल सिंपल एन फैक्टर होते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हो? HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या करोगे? उसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि आप फॉर्मूले से निकालोगे, डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर 1। ठीक है। तो यहां से अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बनाऊं, तो क्या हो गया? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे अपॉन में एन फैक्टर भी था, ये ऊपर चला गया एन फैक्टर। ठीक है। तो अब मैं अगर इस पूरे मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाऊं नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आएगा आपका? वेट इंटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम आप ml में ले रहे हैं तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000। ठीक है। देखो, जब हमने पूरा इसको सॉल्व करा, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, ये पूरी चीज यहाँ पर भी है, ये पूरी चीज यहाँ पर भी है, बस एक क्या एडिशनल चीज आ गई आपकी? एन फैक्टर आपका एडिशनल आ गया।
तो अगर मैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देखूं तो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके भी आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। मान लो मैं बोल दूं कि 2 मोलर का सोल्यूशन है, इसका एन फैक्टर बताओ, और H2SO4 है ना, H2SO4 का 2 मोलैरिटी का सोल्यूशन है, बताओ नॉर्मेलिटी में कितना होगा। यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उसकी मोलैरिटी है, 2 ही उसका एन फैक्टर है, तो 4 नॉर्मल का वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये सब क्या होता है, एक बार ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। देखिए फॉर्मूले हो सकता है अभी आपको एकदम से समझ में आए भी होंगे या नहीं भी आए होंगे। ये फॉर्मूले ऐसे हैं, जब तक आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, प्लस क्वेश्चंस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, तो आपको इनकी और क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तक कर लीजिए, फिर हम मोलैलिटी समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के अगर आप फॉर्मूले में देखें तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है। हमको मोलैलिटी की जरूरत क्यों पड़ी ये समझा रही हूँ। तो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है किसका, टेम्परेचर का। आपको पता है, आपने दूध उबाला होगा कभी, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं नीचे से तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, नीचे से ऊपर आता है ना। तो जो भी आप लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं आपके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। तो जब तक आप सेम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं या एक लैब में ही काम कर रहे हैं, यही एक ही वेदर में काम कर रहे हैं, तब तक आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ करा, लेकिन आपको वो सैंपल कहीं और भेजना है और वहां का टेम्परेचर कुछ अलग ही है ना। सपोज आपका यहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और वहां का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में जैसे ही चेंज आया, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और वॉल्यूम में चेंज आया तो आपके ये कंसंट्रेशन ही वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ वॉल्यूम कुछ और थी, वहां वॉल्यूम कुछ और निकलेगी, तो यहाँ जो आपका जो भी कंसंट्रेशन आई थी वहां जाके वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो हमको एक ऐसे फॉर्मूले की भी जरूरत थी जिसमें वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन डिपेंड ना करे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमको जरूरत पड़ी मोलैलिटी। देखो दोनों में फर्क है, इसमें आर है, इसमें एल है। इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व। हम पहले काय में डिजोल्व कर रहे थे, इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 1 kg सॉल्वेंट के वेट में। सॉल्वेंट का वेट अगर किलोग्राम में है, वेट, क्योंकि वेट पर फर्क नहीं पड़ता, जो यहाँ 4 ग्राम है वो वहां पे भी 4 ग्राम ही रहेगा, है ना। वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। अब आपने क्या ले लिया, वॉल्यूम की जगह ले लिया वेट। तो जब आप वेट में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, मोलैलिटी बोलते हो। तो सेम अगर किलोग्राम में है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका वेट, सॉल्वेंट का वेट, इंटू ये काय में ले रहे हो आप, ग्राम्स में। ये क्या होता है आपका मोलैलिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स का अगर आप फॉर्मूला रखो तो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, तो ये होता है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब देखो, इसको नॉर्मेलिटी से या मोलैरिटी से अगर आप कंपेयर करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1000 इधर क्या है, वॉल्यूम है पूरे सोल्यूशन की, इधर क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। अब यहाँ पे 2 वेट आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ऊपर सोल्यूट का वेट लिखना है, नीचे सॉल्वेंट का वेट लिखना है ना। और जहां सॉल्वेंट के वेट की बात हो रही है वहां पे आप मोलैलिटी की बात करेंगे, जहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है वहां मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म्स है जो वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है या डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट में आपको ये नाम लिखना है, इंडिपेंडेंट में आपको ये नाम लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेंट्रेशन टर्म्स तक पूरा क्लियर रहा होगा। आपका आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लिखा है, आपको एक एक के डेफिनेशन, उनके सिंबल और उनके ये फॉर्मूले, ये सब आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन सकता है और थियोरेटिकल भी बन सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अब मैंने जैसे कि इधर उधर इतना लिखा, अगर 4 नंबर में आ जाता है तो आपको उतना फैला फैला के लिखना है, 2 नंबर में आता है तो उतना कंसाइज वे में आपको आपका आंसर ब्रीफ में खत्म करना है। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट आपके यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेनरीज लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 2 में आपका पूरा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, और पूरा डिटेल में वो भी है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।